नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कर्ण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास में जो हम बात करते जो गुप्त शासक उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले जो गुप्त शासक हैं, यानी कि हमने बात की है सबसे पहला जो गुप्त शासक श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा है, फिर हमने घटोत्कच के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, फिर समुद्रगुप्त से पहले एक शासक आया था कांच। ठीक है, उस शासक के बारे में हमने पढ़ा। कहीं कहीं पर कांच को ही समुद्रगुप्त कहा गया है। ठीक है, कुछ इतिहासकार कांच को ही समुद्रगुप्त कहते हैं। फिर हमने बात की हमने समुद्रगुप्त की, फिर हमने रामगुप्त और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की हमने बात कर ली। देखिएगा, आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो पुत्र है कुमारगुप्त प्रथम, इसे कुमारगुप्त प्रथम के बारे में हम बहुत ही डिटेल से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, जो 7वें नंबर के जो शासक हैं कुमारगुप्त प्रथम की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं जो कुमारगुप्त प्रथम है, इनका जो टाइम पीरियड है, देखिएगा टाइम पीरियड कितना है, यानी कि 412 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं इनके बारे में बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो उपाधियां हैं इनको हम देख लेते हैं। देखिएगा, इनकी उपाधियां हैं, यानी कि इनको महेंद्रादित्य भी कहा गया है, श्री महेंद्र भी कहा गया है और अश्व महेंद्र भी कहा गया है। तो याद रखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक यही है कि जहां पर महेंद्र आ जाए तो आपको सीधा ही क्या करना है, कुमारगुप्त प्रथम को टिक करना है। ठीक है, तो इनकी उपाधि क्या क्या है, महेंद्रादित्य भी कहा गया है, श्री महेंद्र भी कहा गया है और अश्व महेंद्र भी कहा गया है। देखिएगा, आगे बात करते हैं। जो गुप्त शासकों में सर्वाधिक जो अभिलेख हैं, यानी कि जो इतने भी गुप्त शासक हुए हैं, यानी कि आप देख लीजिएगा विष्णु गुप्त जो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है, वहां तक की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक गुप्तों के अंदर जो अभिलेख हैं वो अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिले हैं, यानी कि अब तक इसके 18 अभिलेख मिले हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही मिलते हैं और अब तक इसके अभिलेख कितने मिल चुके हैं, 18 अभिलेख मिल चुके हैं। ओके, देखते हैं आगे। ओके, दूसरी बात अगर हम करें तो फ्रेंड्स, जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, यानी कि कुमारगुप्त के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जो विश्व के अंदर बड़ा फेमस था। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ पर यानी कि विदेशी स्टूडेंट आते थे और उनका उनका परीक्षण यानी कि उनकी एग्जाम, यानी कि एग्जाम के बाद में उनको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता था। यानी इसी विश्वविद्यालय के 4 दरवाजे थे और चारों कोनों से, यानी कि चारों कोनों से स्टूडेंट आते थे। अगर हम देखें उत्तर से आते थे, उत्तर में देख लीजिएगा चाइना है ना, चाइना है, मलेशिया है, खोतान है, इन सभी जगहों से आते थे। ऐसे ही उत्तर, पश्चिम, पूर्व और पश्चिम से अनेक स्टूडेंट आते और उनका क्या है, उनका परीक्षण किया जाता था। कहने का मतलब है उनके तर्क परीक्षण किया जाता था, जो हम कहें इंट्रेंस एग्जाम होती थी, फिर बाद में उसका एडमिशन होता था। ठीक है, और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय भी था। ठीक है, तो देखिएगा, हम कहेंगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई है। ठीक है, और आपको पता है इसको जो एक मुस्लिम शासक था जिसने इस विश्वविद्यालय को, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को मंदिर समझकर उसको ध्वस्त कर दिया है। ठीक है, तो आज वहां पे नहीं है फ्रेंड्स। देखिएगा, जो फाइयान है, मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो फाइयान है एक चीनी यात्री था जो यहाँ पर भारत में आता है और भारत के बारे में, उनके बौद्ध धर्म के बारे में और यहाँ का जो कल्चर है उसको वह स्टडी करता है, यानी कि उसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखता है फा क्यों की। ठीक है, एक पुस्तक लिखता है फाइयान, तो उसमें उस किताब में भारत की यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखता है। ठीक है, तो फाइयान ने नालंदा विश्वविद्यालय को, यानी कि जो फाइयान है इस नालंदा विश्वविद्यालय को एक नाम दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा,
ऑफ बौद्ध महायान, यानी कि इसको क्या नाम दिया उसने, ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्ध महायान की संज्ञा दी है। किसको, किस विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को। किसने कहा, फायान ने कहा है। ठीक है, इसके साथ अगर हम कहें फ्रेंड्स, जो हेनस्वांग है, देखिएगा हेनस्वांग को हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हेनसांग उस समय आया था। तो हेनसांग भी कहते हैं किसके बारे में, इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहते हैं कि हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण का नाम या निर्माता का नाम क्या बताता है, शक्रादित्य बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि शक्रादित्य किसको कहा गया है, कुमार गुप्त प्रथम को ही कहा गया है। यानी कि हेनसांग कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, शक्रादित्य के द्वारा की जाती है। और शक्रादित्य का नाम क्या कहा गया है, कुमार गुप्त ही कहा गया है, यानी कि शक्रादित्य ही कुमार गुप्त था। ठीक है, तो ये ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति कौन था, हेनस्वांग है। ठीक है, इसके साथ फ्रेंड्स अगर हम देखें तो कुमार गुप्त ने 14 प्रकार के सिक्के चलाए। देखिएगा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कुमार गुप्त ने 14 प्रकार के सिक्के चलाए, यानी कि गुप्त शासकों में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है, कुमार गुप्त प्रथम को ही जाता है। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, इसको अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिएगा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। सर्वप्रथम किसके, सोने के सिक्के। और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, समुद्रगुप्त था। ठीक है, इसी के साथ चांदी के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो मैंने आपको बताया था, जो रुद्र सिंह थर्ड था, शक शासक को उसने पराजित किया और फिर सकारी की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता और चांदी के सिक्के भी जारी करता। तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के जारी किए और सर्वाधिक सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम को ही जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में है, आगे बात करते हैं। इसके सिक्कों पर, किसके सिक्कों पर, कुमारगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर, यानी कि गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इससे पहले वाले जितने भी जो शासक थे जिन्होंने सिक्के जारी किए, यानी कि गुप्त शासक हैं, उन पे गरुड़, कहीं ना कहीं गरुड़ का चिन्ह यानी गरुड़ की आकृति दिखाई देती है। और इससे जो कुमारगुप्त प्रथम है इसके समय में गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति मिलती है। ठीक है, कुमारगुप्त के सिक्कों से यह भी हमें पता चलता है कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। देखिएगा अश्वमेघ यज्ञ किया कौन, कुमारगुप्त प्रथम। किससे मिलती है जानकारी, सिक्कों से में ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसके अभिलेख बंगाल से मिले हैं। यानी कि कुमारगुप्त प्रथम जो प्रथम गुप्त शासक था जिसके अभिलेख हैं, मैंने भी आपको बताया था कि सर्वाधिक अभिलेख, ठीक है, किसके मिले हैं, कुमारगुप्त प्रथम के। और यहाँ तक कि इनके अभिलेख बंगाल में भी मिलते हैं। तो ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। देखते हैं आगे। देखिएगा स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम समय, यानी कि भीतरी स्तंभ लेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के अंतिम समय में, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम था, इसके अंतिम समय में उनके ऊपर पुष्य भूतियों का आक्रमण होता है। यानी कि पुष्य भूतियों का आक्रमण होता है जिसे विफल करने हेतु स्कंदगुप्त गया था। यानी कि कुमारगुप्त प्रथम के समय में जो पुष्य भूतियों का आक्रमण होता है और उनको विफल, यानी इनके आक्रमण को विफल करने के लिए कौन गया था, स्कंदगुप्त गया था। यानी कि पीछे से फिर क्या होता है, कुमारगुप्त की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर आपको पता है फिर शासक कौन बनेगा, स्कंदगुप्त बनेगा। कहने का मतलब है पुष्य भूतियों का आक्रमण को विफल करने के लिए स्कंदगुप्त गया था और कुछ समय पश्चात इस कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अर्थात पुष्य मित्रों को पराजित करने का श्रेय किसको जाता है, स्कंदगुप्त को जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमने बात कर ली है, कुमारगुप्त प्रथम की बात कर ली है। ठीक है, अब हम इसके बाद में कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बनेगा, स्कंदगुप्त बनता है। तो स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिएगा ये शासक है स्कंदगुप्त है। देखिएगा स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड था 455 ईस्वी से लेकर 467 तक ये शासक बनते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस शासक के समय, यानी कि किस गुप्त शासक के समय हूणों का आक्रमण हुआ। तो आप बताओगे स्कंदगुप्त,
किस शासक के समय शकों का आक्रमण हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो ऐसे याद आपको रखना है। तो स्कंदगुप्त के समय क्या होता है? हुणों का आक्रमण होता है भारत पर, और इसकी हमें जानकारी भित्ति स्तंभ लेख से हमें मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप बात करें जूनागढ़ अभिलेख, देखिएगा जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में। तो जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा मलेच्छों, यानी कि मलेच्छ किसको कहा गया? हुणों को ही कहा गया है। तो हुणों को पराजित करने का उल्लेख है कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हुण किसको कहा गया? मलेच्छों को कहा गया है। तो मलेच्छों को पराजित करने का श्रेय जाता है किसका? स्कंदगुप्त का। ठीक है, और बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। देखिएगा स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसके समय सौराष्ट्र का गोप्ता, यानी कि एक प्रांतीय शासक था जिसका नाम पर्णदत्त था। ठीक है, यानी कि सौराष्ट्र का गोप्ता यानी कि प्रांतीय शासक, गोप्ता किसे कहते हैं? प्रांतीय शासक हो। तो कौन था? पर्णदत्त था। ठीक है, जिसका पुत्र था चक्रपालित। ध्यान दीजिएगा, स्कंदगुप्त के समय में जूनागढ़ अभिलेख से यह हमें जानकारी मिलती है कि सौराष्ट्र, देखिएगा सौराष्ट्र किसको कहा गया? महाराष्ट्र और गुजरात को संयुक्त रूप से सौराष्ट्र कहा गया, लेकिन दोनों अलग अलग हो गए। तो इसको याद रखिए, सौराष्ट्र का जो गोप्ता यानी कि प्रांतीय शासक कौन था? पर्णदत्त। और उस पर्णदत्त का जो पुत्र था चक्रपालित था। तो चक्रपालित ने गिरिनगर का अध्यक्ष था। ये कौन था? गिरिनगर का अध्यक्ष था। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। इसके समय में ही 455 ईस्वी में जो सुदर्शन झील थी, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये सुदर्शन झील है, इस सुदर्शन झील का बांध टूट जाता है। किसके समय? चक्रपालित के समय। कहाँ था? ये कौन था? ये पर्णदत्त का ये क्या था? पुत्र था। गिरिनगर का क्या था? अध्यक्ष था। और बांध कब टूटता है सुदर्शन झील का? 455 ईस्वी में टूटता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर 456 में चक्रपालित ने इस सुदर्शन झील का क्या पुनर्निर्माण करवाता है। ठीक है, इस बांध को बनवाता है। फिर तथा 457 ईस्वी में वहां एक विष्णु मंदिर बनाता है। देखिएगा ये विष्णु मंदिर है, तो वहां पर विष्णु मंदिर भी बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 456 में चक्रपालित ने इस सुदर्शन झील का निर्माण किया और वहीं पर एक विष्णु मंदिर बनाता है। ठीक है, कहां पर? जहां पर सुदर्शन झील का बांध टूटा था। ठीक है, वहां पर। ओके, आगे बात करते हैं। देखिएगा स्कंदगुप्त को सर्वाधिक सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि स्कंदगुप्त को सर्वाधिक जो सिक्के है, सर्वाधिक सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक सिक्के जारी करने का श्रेय कुमार गुप्त को भी जाता है। ठीक है, लेकिन जो सिक्के जो जारी करता सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक मिलावटी सिक्के, आप यहाँ पे याद रखिएगा, मिलावटी सर्वाधिक सिक्के किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। और सर्वाधिक सिक्के किसके समय में? कुमारगुप्त प्रथम के समय में। चांदी के सिक्के किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। और सर्वाधिक सोने के सिक्के समुद्रगुप्त के समय में। और यूं कह सकते हैं सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके समय में जारी हुए? चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। तो आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक जो मिलावटी सिक्के हैं वो किसके समय में चले? स्कंदगुप्त के समय में चले। देखिएगा, इसको फिर से देखिएगा, स्कंदगुप्त को सर्वाधिक सिक्के यानी कि सर्वाधिक सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इसके समय में सिक्कों में क्या थी? मिलावट ज्यादा थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक विशेष बात देख लेते हैं कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही क्या होता है? गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। फिर क्या इसके समय में जो भी इसके बाद यानी कि इसकी मृत्यु के पश्चात जितने भी शासक हुए वो कोई पावरफुल शासक नहीं बने। तो एक बार हम जो उनको क्या कहते हैं? परवर्ती गुप्त शासक कहते हैं। तो देखिए परवर्ती गुप्त शासकों का अगर नाम देखें तो इनको आप याद रखिएगा। देखिएगा पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। दूसरा शासक कौन था? घटोत्कच। तीसरा शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर क्या हुआ? कांच, यानी कि समुद्रगुप्त को एक कांच कहा गया अधिकांश इतिहासकारों ने, लेकिन कांच एक अलग शासक था। फिर समुद्रगुप्त। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त के बाद में कौन बना? रामगुप्त। रामगुप्त के बाद में कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। फिर कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, फिर कौन बना? स्कंदगुप्त, जो भी अपन पढ़ रहे हैं स्कंदगुप्त। अब देखिएगा स्कंदगुप्त के बाद में, देखिएगा स्कंदगुप्त के बाद में पुरुगुप्त बनता है शासक 9वां। 10वां बनता कुमारगुप्त द्वितीय। 11वां बनता है बुद्धगुप्त। 12वां बनता है नरसिंहगुप्त। 13वां बनता है बालादित्य। 14वां शासक बनता भानुगुप्त। 15वां शासक बनता वेन्यगुप्त।
16वां शासक बनता तथागत गुप्त, और 17वां शासक कौन बनता, कुमारगुप्त थर्ड जैसे शासक बनते हैं। और आपको पता है फिर 18वां कौन होता है, यानी कि विष्णुगुप्त जो अंतिम गुप्त शासक था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, क्रम आप याद रखिएगा। इनका क्रम पूरा याद करने की आपको जरूरत नहीं डियर फ्रेंड्स, यानी कि आपको सिर्फ स्कंद गुप्त तक ही आपको याद करना है। ठीक है, ये क्रम आपको याद करना है। एक विशेष बात कर लेते हैं कि नरसिंह गुप्त था, यानी कि नरसिंह गुप्त बालादित्य, मैंने भी आपको बताया था नरसिंह गुप्त बालादित्य है, यानी कि नरसिंह गुप्त। देखिए फ्रेंड्स ये दो है, सॉरी यहाँ पर एक ही नाम नहीं है। ओके, ये मैंने इसका जो नंबर है वो गलत डाल दिया है, यानी कि इसको आप 12 ही समझिएगा। ओके, ये मिस्टेक हो गया। ओके, देखिएगा जो नरसिंह गुप्त बालादित्य है ना, इसने हूण नरेश, एक ही हूण नरेश था, उसका नाम था मिहिर कुल, कौन था, मिहिर कुल को पराजित कर देता है। और ये जानकारी किसके अनुसार, हेन स्वांग के अनुसार मिलती है। इसके साथ अगर हम देखें कि भानुगुप्त का एक ऋणाभिलेख है, ठीक है, जो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, उसने 510 में ये ऋणाभिलेख मिलता है। और इस ऋणाभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है, ऋणाभिलेख से। क्योंकि जो भानुगुप्त का जो एक सेनापति गोपराज, उस गोपराज की पत्नी सती हुई, यानी कि गोपराज जब युद्ध करता तो वो हार जाता है और वहां पे मर जाता है, तो इसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख अभिलेख के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, 510 ईस्वी में एरण अभिलेख से मिलता है। और ये एरण अभिलेख कहाँ किसका है, किस शासक का है, भानुगुप्त के समय का है। ठीक है, तो जो इसका सेनापति था गोपराज, इस गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब ये ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट है इसका विष्णुगुप्त, तो ये क्या है, अंतिम शासक था। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। इस लिंक को फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, किसी लाइब्रेरी ग्रुप में या कोई एजुकेशन कोई ग्रुप हो वहाँ पर, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो हम कल मिलते हैं, कल हम बात करेंगे गुप्तकालीन जो प्रशासन है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।